वो चारों फिर से मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि चेयरमैन अब क्या करेंगे। वो गनवन को बचाएंगे या फिर उसको बिजनेस से बेदखल करेंगे। ये बात पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने गनवन को बेदखल कर दिया तो उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। सेरोई को ऐसी फीलिंग आ रही है कि चेयरमैन गनवन को बेदखल कर देंगे, पर होजिन ऐसा नहीं मानता। वो कहता है, जब गनवन डायरेक्टर बना था तो बहुत से सवाल उठे थे। चेयरमैन को पता है कि उनका बेटा नालायक है, फिर भी उन्होंने उसको फ्यूचर चेयरमैन चुना है। इसलिए मुझे लगता है कि चेयरमैन अपने बेटे को बेदखल नहीं करेंगे। हमारे पास अब भी काफी वक्त है, तो हम सोच समझकर ही प्लान को आगे बढ़ाएंगे। सुहा चेयरमैन को सलाह देती है कि आपको अपने बेटे को बेदखल कर देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो बेगुनाह साबित हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदने से मना कर दिया है। और ऐसे हालात में मिस कैंग अगर आपको धोखा देने का फैसला ले तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई भी कुछ बोले उससे पहले ही आपको खुद ही उसे बेदखल कर देना चाहिए। सोहा की बातें सुनने के बाद मिस्टर जैंग उसको अपनी कहानी बताते हैं। अपने 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था और हमारे हालात बहुत बुरे थे। सबसे छोटा भाई भूख की वजह से मर गया और बाकी 2 भाई बहनें सड़ा हुआ बासी खाना खाकर मर गए। मैंने चेंगा कंपनी को बनाया ताकि मेरे परिवार को कभी भूखा न सोना पड़े, और तुम कह रही हो कि मैं अपने बेटे को बिजनेस से बेदखल कर दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। चेंगा की नींव बहुत मजबूत है, अभी तो सिर्फ 12% गिरे हैं। जानती हो, 8 साल पहले जब कंपनी को बॉयकॉट किया गया था तो 37% गिरे थे, पर सिर्फ 6 महीने में हमने सब कुछ कवर कर लिया, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी फूड कंपनी है। मैं माफी चाहती हूँ सर, बिना सोचे समझे बोल दिया मैंने। दोबारा कभी गलती से भी ऐसी राय मत देना मुझे, समझ गई ना? चेयरमैन अपने बेटे को बेदखल नहीं करेंगे, ये बात मिस कैंग को पता चल जाती है, तो वो होजिन को मैसेज करके बता देती है और होजिन सेरोई को फोन करके बता देता है। मतलब कि अब वो लोग अपना प्लान आगे बढ़ा सकते हैं। वो लोग थोड़ा भी वक्त जाया नहीं करते हैं। मिस कैंग सभी शेयर्स होल्डर्स को चेयरमैन को डिसमिस करने का प्रपोजल नोटिस भेज देती है, जिसके लिए कल सभी को मीटिंग में आना होगा। इस नोटिस को देखकर गनवन को बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर जैंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया जाएगा, इसके बारे में सोचकर गंसू को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। भले ही उसको कभी मिस्टर जैंग का प्यार नहीं मिला, पर है तो वो उनका ही खून ना। पब में सभी बात कर रहे होते हैं कि कल मीटिंग में वोटिंग के थ्रू चेयरमैन को निकाल दिया जाएगा, पर गंसू के वहाँ आते ही सभी चुप हो जाते हैं। सेरोई उससे कहता है, तुम्हें पता ही है कि कल तुम्हारे डैड के साथ क्या होगा। तुम्हारे डैड मेरे दुश्मन है, तो उनको सजा दिलाना और उनसे ज्यादा कामयाब होना ही मेरा मकसद है, और उसको पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें बता दूं कि मैं अपना मकसद नहीं छोड़ सकता, ये सोचकर कि तुम्हें इस बात का बुरा लग सकता है, और तुम खुद भी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे झूठ कहूँ, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी तुम यहाँ पर खुद रुके थे। घर जाते वक्त गंसू सेरोई ने जो कहा था उसके बारे में सोचता है। गंसू जानता है कि सेरोई ने जो कहा था सही कहा था, और वो जो हासिल करने का सोचता है उसे करके ही रहता है। तभी उसको ईसीओ की कई बातें याद आती है। ईसीओ उसको एक लूजर समझती है। साथ ही उसने ये भी कहा था कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो चेंगा को हासिल करो। वो इसके बारे में काफी सोचता है। अगले दिन कोर्ट में बयान देने जाने से पहले गनवॉन अपने डैड से मिलता है और बताता है कि वकील ने उसको जो भी बोलने को कहा है वो वही बोलेगा। वैसे डैड, उन्होंने आपको निकालने के लिए मीटिंग रखी है, तो अब आप क्या करेंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं हमेशा से अपनी कुर्सी पर तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए हमेशा सख्ती से पेश आया, पर एक बाप बनकर मैंने तुम्हें कभी अपने गले नहीं लगाया। फिर वो गनवॉन को हक करते हैं, जिससे गनवॉन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये सब देखकर सोहा भी हैरान रह जाती है। उसको कोई आइडिया नहीं था कि चेयरमैन अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं। जिसके बाद गनवॉन कोर्ट के लिए निकल जाता है। वही मिस्टर जैंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया होता है, तो वो वहाँ पर आते हैं। सोहा को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मिस्टर जैंग कहते हैं, आज मैं यहाँ पर एक बाप की हैसियत से आया हूँ। ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। इसमें गलती मेरी ही है, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। गनवॉन भी गाड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा होता है और उसको भी कुछ समझ नहीं आता है। चेयरमैन अपना सर झुकाकर माफी मांगते हैं। मेरे बेटे पर 10 साल पहले अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करने का इल्जाम था। आज वो अपना बयान देने गया है। हमारे वकील के हिसाब से उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए उसको सजा नहीं होगी, वो बेगुनाह साबित होगा। पर कुछ दिन पहले जब मेरा बेटा पुलिस से पूछताछ के बाद वापस आया था, तो उसने मुझसे कहा था कि 10 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी ने किया था, और फिर वो रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। वो अपने पास बहुत सारे पैसे रखता था, उसने किसी को वो
पैसे देकर सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने को कहा था और मेरा बेटा बेगुनाह साबित हो गया। उसके डैड ने सच बता दिया है। इससे गनवॉन शॉक हो जाता है। वो मिस्टर किम को गाड़ी रोकने को कहता है। सॉरी सर, पर मुझे सीधा आपको कोर्ट ले जाने को कहा गया है। मैंने फौरन पूछताछ करवाई और मुझे पता चला कि मेरा बेटा ही उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो गनवॉन बाहर निकल जाता है और भागकर अपने डैड के पास जाने लगता है। मिस्टर जैंग ने सारा इल्जाम गनवॉन पर डाल दिया है, जबकि गनवॉन को सजा से बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। कंपनी को संभालने में मैं इतना खो गया कि अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाया। सारी गलती मेरी है। एक मजबूर बाप कर भी क्या सकता है। बेटे के प्यार में अंधा जो था, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैंने सारे सबूत कानून के हवाले कर दिया है ताकि मेरे बेटे को उसके किए गुनाह की सजा मिल सके। एक बाप ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया है और मेरे बेटे की वजह से जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उनके परिवार से मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। वो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। मिस्टर जैंग कंपनी के लिए अपने बेटे को जेल तक भेजने को तैयार है। इससे सुहा बहुत शॉक्ड होती है। मिस्टर जैंग जब जा रहे होते हैं तो रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं और बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर गनवॉन पहुँच जाता है तो रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं और उससे बहुत सवाल करने लगते हैं कि उसने सब कुछ अकेले किया था या फिर उसके डैड भी इसमें शामिल थे। उसके डैड उससे कुछ नहीं कहते हैं और चले जाते हैं। गनवॉन समझ जाता है कि हक करते वक्त उसके डैड ने जो कुछ भी कहा था सब एक नाटक था। वो रिपोर्टर्स से कहता है कि सब कुछ उसने किया था। भले ही उसके डैड उससे प्यार नहीं करते हैं, पर वो करता है। चेयरमैन ने सच बताकर पूरी बाजी ही पलट दी। मतलब कि सेरोई और मिस कैंग का प्लान फेल हो गया। चेयरमैन को डिसमिस करने का प्रपोजल खारिज कर दिया जाता है। मिस्टर जैंग ने चेंगा कंपनी अपने एक दोस्त के साथ खोला था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मिस कैंग उनकी ही बेटी है, तो अपने दोस्त के खातिर वो मिस कैंग को कंपनी से नहीं निकालते हैं, बस उनका किसी और जगह ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि मिस कैंग का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, वो तो बस कंपनी की भलाई चाहती थी। चेयरमैन से हारने के बाद वो तीनों साथ में ड्रिंक्स करते हैं ताकि अपना गम भुला सके। मिस कैंग सेरोई से पूछती है कि अब वो आगे क्या करेगा, तो वो बताता है कि वो हार नहीं मानने वाला। वो चेयरमैन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगा और उनको पूरी तरह बर्बाद करके ही रुकेगा। गनवॉन अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है तो उसको 7 साल की सजा हो जाती है। मिस्टर जैंग सेरोई से कहते हैं, बड़े खुश हो रहे होगे तुम। अब तक तो नहीं, क्योंकि अभी भी आप सीना तान कर जो बैठे हैं। ऐसा है कि कैंग मिंजू को अपनी साइड करना अच्छी चाल थी तुम्हारी, लेकिन चेंगा इतनी आसानी से बिखरने वाली नहीं है। एक सवाल पूछना था, अपने बेटे को खोकर क्या कंपनी को बचाना उससे ज्यादा जरूरी था? चेंगा कंपनी को मैं अपने बेटे से कम नहीं समझता। मैं घायल शेर हूँ, शिकार और शिद्दत से करूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हद आपने पार की, इसलिए बेटा सलाखों के पार गया। आज बेटा गया, कल आपकी बारी होगी। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। ठीक है, मुझे दुश्मनी कबूल है। वादा करता हूँ मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा, और मेरा भी वादा है कि मैं बर्बाद होकर भी आपको बर्बाद करके रहूंगा। अगले सीन में हम सेरोई को अपने डैड के मेमोरियल के पास देखते हैं। आप इतने पास थे पर आपसे एक बार भी मिलने नहीं आ पाया। मैं एक बहुत ही बुरा बेटा हूँ जो कि आपका अंतिम संस्कार किए बिना ही जेल चला गया। इस वजह से आपके पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बुरा बेटा था, पर मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग थे। मैं जानता हूँ कि आपको फिक्र हो रही होगी कि मैं अकेला हो गया हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप चिंता करना छोड़ दीजिए और अब बस आराम कीजिए। ये सब कहते हुए वो इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। दानबाम को वापस से द बेस्ट पब शो का ऑफर आता है, तो सेरोई सबसे डिस्कस करने के बाद शो में जाने का डिसाइड करता है। गंसू सेरोई से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? दरअसल मैं दानबाम छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक दे जाते हैं। सेरोई और गंसू बात करने के लिए छत पर आ जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वजह तुम्हारी फैमिली है तो मैं चाहूंगा कि तुम मत जाओ। नहीं, इस बार वो वजह नहीं है। तो फिर क्या है? पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, पर मैं एक नाजायज लड़का हूँ। इस वजह से मुझे कई बार बातें और ताने सुनने पड़ते हैं। ज्यादा लालच मत दिखाओ, अपनी औकात में रहो, कंपनी तुम्हारी नहीं है। ये सारी बातें चुभ गई थी मुझे और मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा था, पर तुमने और जिंदगी को देखने का तुम्हारे नजरिए ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरी सोच भी बदल गई है। इसलिए मैंने अब खुद को बदलने का डिसाइड किया है। तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस इतना ही कहूंगा कि तुमने जो भी करने का डिसाइड किया है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगले सीन में हम देखते हैं सोहा गनवॉन से मिलने जेल आती है, जिससे गनवॉन को काफी खुशी होती है। पर तभी सोहा उसको बताती है कि चेयरमैन ने उसको भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम अपना सारा शेयर्स उनके नाम ट्रांसफर कर
कर दो। वो अपने साथ शेयर्स ट्रांसफर अग्रीमेंट भी लेकर आई होती है। इससे गनवन शॉक्ड और सैड हो जाता है। मिस्टर जैंग ऑफिस आते हैं तो मिस्टर किम उनको बताते हैं कि शेयर्स ट्रांसफर वाला काम हो गया है। गनसू चेयरमैन से मिलने आता है और कहता है, मैं बिजनेस के तौर तरीके सीखने आया हूँ, क्या सिखाओगे? और मैं आगे चलकर इस कंपनी को चलाना चाहता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन सरप्राइज्ड रह जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इतनी मेहनत से कंपनी खड़ी की है तो इसे किसी गैरों के हाथ में छोड़कर जाना चाहोगे आप? नहीं ना, इसलिए आपके पास यही एक रास्ता है। उसकी बातें सुनकर चेयरमैन सोचने लग जाते हैं। उधर दानबाम में गनसू के जाने के बाद सभी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी यून पब आती है जो कि कुछ दिनों की छुट्टी पर थी। दरअसल वो अपना ऑपरेशन करवाने गई थी, मतलब कि अब वो पूरी तरह लड़की बन चुकी है। अगले दिन जब सोहा चेयरमैन से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने आई होती है तो चेयरमैन कहते हैं, तुमने इटेवॉन के पब में काफी अच्छा काम किया है। वहाँ पर बिजनेस अब काफी अच्छा होने लग गया है, इसलिए अब से तुम्हें पब जाने की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ प्लानिंग टीम पर ध्यान दो। साथ ही वो सोहा को द बेस्ट पब शो का इंचार्ज बना देते हैं, जिसका इंचार्ज पहले गनवन था। तभी वहाँ पर गनसू आता है, जिससे सोहा सरप्राइज रह जाती है। ये मेरा छोटा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे से ट्रेन कर दो। जिसके बाद सोहा गनसू को उसका डेस्क दिखा देती है और उसको प्लानिंग टीम का मैनुअल देती है, जिसको अच्छे से पढ़कर उसे सब कुछ समझना होगा। सोहा उसे पूछती है कि उसने दानबाम को क्यों छोड़ा। मुझे कुछ हासिल करना है, शायद मैं लालची हो गया हूँ और उसे पाने के लिए मुझे यहाँ पर काम करना होगा। 2 दिन बाद द बेस्ट पब शो का पहला राउंड होता है और ये राउंड दानबाम की शेफ यानी कि यून जीत जाती है। तो सेरोय से मिलने जीएम होल्डिंग्स के सीईओ आते हैं और बताते हैं कि वो दानबाम में इन्वेस्ट करके दानबाम को फ्रेंचाइज करना चाहते हैं। ये सुनकर ईसीओ बहुत खुश हो जाती है। चेंगा द बेस्ट पब शो में सेकंड आया, इस वजह से चेयरमैन जरा भी खुश नहीं होते हैं। तो गनसू कहता है, ये कुकिंग शो एक टूर्नामेंट की तरह है। वो पहले राउंड में फर्स्ट तो आए हैं पर टूर्नामेंट अभी जीते नहीं है, और हम भी कम से कम फर्स्ट राउंड में सेकंड तो आए हैं सर। तो तुम्हें इस बात की खुशी है कि हम सेकंड आए हैं? ये अभी नया है सर, मैं इसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। मैं अपने बेटे को खुद समझा दूंगा। ये सुनकर सोहा वहाँ से चली जाती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी हार है? हम 16 बेस्ट पब में से सेकंड आए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि सेरोय का पब जीत गया। चेंगा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम हमेशा नंबर 1 आए हैं। तो इसलिए जरा अपनी सोच को बदलो। मेरे दूसरे बेवकूफ लड़के, हम बेस्ट हैं, और बेस्ट रहने के लिए मैंने तुम्हारे बड़े भाई को जेल की हवा खिला दी। तुम तो मक्खी हो, यूं उड़ा दूंगा। चेयरमैन से उसको बहुत डांट पड़ती है। फिर हमें दानबाम का सीन दिखाया जाता है। इंटरनेट पर दानबाम और यून की बातें ही चल रही है, जिससे दानबाम में कस्टमर्स बढ़ गए हैं। सेरोय कहता है, मुझे लगता है कि यही सही टाइम है दानबाम के ब्रांड को आगे बढ़ाने का। ये सुनते ही ईसीओ सामने एक मैनुअल रख देती है, जिसमें दूसरे ब्रांचेस के लिए सब कुछ है, जैसे कि इंटीरियर, रेसिपी वगैरह वगैरह। मैनुअल को देखकर सेरोय कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, इससे तो हम फौरन अपना दूसरा ब्रांच खोल सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है हमारे पब में, पर हम एक एक करके धीरे धीरे ब्रांचेस खोलेंगे और हर एक चीज का पूरा ध्यान रखेंगे ताकि सारे ब्रांचेस अच्छे से चले। 1 मिनट रुको, कान को यूं घुमा कर क्यों पकड़ना है तुम्हें, जबकि ऑलरेडी एक कंपनी दानबाम में इन्वेस्ट करना चाहती है। फिलहाल हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना सही नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक लोकेशन संभालते हैं, तो दूसरी लोकेशन कैसे संभालेंगे? लेकिन बॉस, इस सुनसान गली में भी हमने अच्छा बिजनेस करके दिखाया है, तो और कितना तजुर्बा चाहिए हमें? दूसरे ब्रांचेस खोलेंगे तो कई लोगों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होगी, और अगर हम उसे उठा नहीं पाए तो अब इसकी गारंटी कौन दे सकता है? आप खुद ही सोचिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक एक करके खोलना सही रहेगा। एक साथ इतनी सारी जगहों पर फ्रेंचाइजीज खोलना बहुत रिस्की है। हाँ, मैं मानती हूँ कि रिस्की तो है, पर एक कंपनी हमारे ऊपर पैसे लगाने को तैयार है, तो हम उनसे पैसे लेकर एक सिस्टम क्रिएट कर देंगे जिससे सारे ब्रांचेस चला सकें। अगर एक एक करके ब्रांच खोलेंगे तो चेंगा को कब हराएंगे हम? क्या बुढ़ापे में? उसकी बातें सुनकर सेरोय सोच में पड़ जाता है। फिर वो होजिन से मिलने आता है और उसको सारी बात बताता है। होजिन को भी ईसीओ की बातें सही लगती है, पर सेरोय सोच समझकर फैसला लेना चाहता है। शाम को ईसीओ सेरोय से फिर से पूछती है कि उसने क्या डिसाइड किया है। होजिन ने बताया कि वो काफी जाना माना कंपनी है, तो मैंने उसको कंपनी के बारे में और जानकारी निकालने को कहा है, क्योंकि मैं सोच समझकर ही फैसला लूंगा। आखिर कब तक सोचते रहोगे तुम? आज उनका फोन आया था, वो ज्यादा वेट नहीं कर सकते। देखो, सही काम को सही वक्त पर करना बहुत जरूरी होता है, और यह बहुत अच्छा मौका है। क्या दानबाम को तरक्की कराना क्या सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है? सेरोय कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। हमेशा मैं ही सबके सामने बुरी और मतलबी बन जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ओनर हो और तुम ही फैसला लोगे, और मुझे तुम्हारी बात भी माननी होगी, पर तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा तो दिखा ही सकते हो ना? सेरोय सोच
कर पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ अच्छा ही होगा? तो ईसीओ हाँ कहती है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं उनसे। ठीक है, पर अचानक से मन कैसे बदल गया? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बुरी और मतलबी नहीं हो, बस तुम्हारा बॉस ही डफर है। आई एम सॉरी तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। सेरोई मान गया। इससे ईसीओ बहुत खुश हो जाती है।